ओके, लास्ट टाइम हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था। कुछ स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस आए थे कि मैम एक दफ़ा ये दोबारा से मोमेंटम इन फोर्स बता दीजिएगा, तो हम इसको करके देन अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो मोमेंटम तो समझ आ गया था ना आपको? मोमेंटम हमने क्या देखा था? मोमेंटम हमने देखा था कि आपके पास किसका होता है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यही चीज हमने देखी थी और हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी कि अगर बुलेट है, उसका होता तो बहुत ज्यादा स्मॉल मास है, लेकिन जब वो गन से बाहर निकल रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो स्मॉल मास और हाई स्पीड जब मिलके इनका प्रोडक्ट निकाला जाता है तो आपका बहुत ज्यादा लार्जर इम्पैक्ट बनता है। ये लार्जर इम्पैक्ट आपके पास होता था मोमेंटम। मेरे बच्चों को यहाँ तक तो सब क्लियर होगा। उसके बाद हमने इसके यूनिट वगैरह डिस्कस की थी जो आपके पास थी, मास किलोग्राम होता है और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमने एक छोटी सी डेरिवेशन की थी जो आपके पास था, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले, हम जब भी कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई कंसीडर करते हैं। हमने ये कहा था कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है, मास m है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vi। पहले अगर बॉडी थी उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई बॉक्स है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही था, उसका जो मास था वो m था और इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ वो मूव कर रही थी वो vi थी। फिर मैंने उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट की। जब मैंने उसके ऊपर फोर्स एक्ट की तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी में। ठीक है, तो मैं अगर इनिशियल मोमेंटम निकालूं तो मैं m इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, मास तो सेम ही रहेगा, है ना, मास सेम रहेगा, वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा सिर्फ, और फाइनल मोमेंटम आपके पास हो जाएगा mvf। ठीक है, अब मुझे पता है कि जितना आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आएगा उतना आपके पास किसके इक्वल होगा, ये चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है आपके पास, ये वाला पार्ट है, और चेंज इन मोमेंटम कौन सा है, ये वाला पार्ट है। तो दोनों को सिंपली आपको क्या कर देना है, माइनस, फाइनल को इनिशियल से माइनस कर देना है, इसी तरह मोमेंटम को भी, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल से माइनस कर देना। दोनों में मास सेम है, मैं मास कॉमन ले सकती हूँ ना। मैं मास इसमें से अगर कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास, मैं पहले पी एफ वाली टर्म लिख लेती हूँ। इसमें से मैंने एम को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच गया, ये बच गया। अब मुझे ये वाली चीज पता है कि मुझे इन टर्म्स ऑफ फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होती है एम में। ठीक है, यहाँ पे एम तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन मुझे पता है कि होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। तो मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ अगर एक टाइम आ जाए इस वाली इक्वेशन में तो मैं एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर सकती हूँ उस फैक्टर के साथ। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया। ये वाली चीज तो इसी के इक्वल रहेगी, ये वाली जो चीज होगी वी एफ माइनस आई बाई टी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सेलरेशन। और एम ए किसके इक्वल है, एफ के, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ एफ। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी एफ माइनस पी आई क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो मैं पी एफ माइनस पी आई को चेंज इन मोमेंटम डेल पी से रिप्लेस कर सकती हूँ, और ये डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस हमने इतना ही डिस्कस किया था। ओके, अब क्लियर है मेरे बच्चों को, अब तो कोई इशू नहीं है। जल्दी से मुझे बच्चे बताओ चैट बॉक्स में, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ करें। ठीक है, हमने ये पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था लेकिन कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो अच्छी बात है, आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा है आप मुझसे बार बार पूछो, मैम ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया, हमारे पास भी यही रिलेशनशिप आया था। अच्छा, इसके बाद कुछ सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में लिखा हुआ है, ये आप एक दफा कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, जिस तरह यहाँ पे भी है, हेलमेट्स वगैरह हम लोग यूज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि सेफ्टी वगैरह पर्पसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं अपनी वर्क एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या फाइंड करनी है, इसमें आपको
फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है? वो फोर्स जो बॉडी को स्टॉप कर दे, रेस्ट पे ले आए। इसका मतलब है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है वो मूव कर रही है। आपको वो फोर्स अप्लाई करनी है कि आप उस पे इतनी फोर्स लगाओ तो आपका ऑब्जेक्ट किस में आ जाए, एट रेस्ट पोजीशन। और टाइम भी गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है, आपको टाइम गिवन है 4 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी भी आपको गिवन है, वो कितनी है, 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और मास ऑफ बॉडी भी गिवन है। मास ऑफ बॉडी क्या है आपके पास, 3 kg, ठीक है? आपके पास सिंपली फॉर्मूला है, आप सिंपली फॉर्मूले में पुट करो और आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है? समझ आया आपको किस तरह होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया है, इन्होंने तो पूरा यहाँ पे भी दोबारा से ड्राइव किया है ना। हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, हमारे पास फॉर्मूला आया था डेल पी इज इक्वल टू एफ टी, यही आया था ना एंड में अभी जो हम लोगों ने किया है। रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो ये आया हुआ है ना फॉर्मूला, डायरेक्ट ये लगा लो आप लोग। उन्होंने थोड़ा सा आपको और करके दिखाया हुआ है, तो डायरेक्ट मुझे पता है डेल पी इज इक्वल टू एफ टी है, और डेल पी किसके इक्वल है, डेल पी इक्वल है फाइनल माइनस इनिशियल एफ टी। आपको एफ निकालना है तो टी को यहाँ पे ले आओ, ठीक है? टी यहाँ पे आ गया, तो ये वाला आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपके पास डायरेक्ट मोमेंटम नहीं गिवन, तो आपको पहले मोमेंटम निकालना पड़ेगा। फाइनल मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो इसके लिए क्या होगा, एम बी एफ। इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो आपके पास क्या होगा, एम बी आई, ठीक है? और आपको ये पता है कि आपको बॉडी को किस पे लाना है, रेस्ट पोजीशन पे लाना है। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है? जब आपके पास फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, आप मास जो भी हो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब आपके पास जो फाइनल मोमेंटम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम आप कैसे निकाल लोगे, आपके पास मास क्या है, 3, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 16। 3 को 16 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 48, ठीक है? अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाल लिया है, टाइम आपको ऑलरेडी 4 सेकेंड्स गिवन है। सिंपल फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो। जल्दी से मेरे बच्चे बताओ, यही आ रहा है ना, ताकि हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। वेरीफाई करे कोई बच्चा जल्दी से इसे, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। शाबाश, यही आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। और ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको जो ये फोर्स है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कार की भी एग्जांपल लेती हूँ, कोई मुझे ये बताएगा ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है? देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है, ठीक है, कंसिडर इट एज अ कार, ओके। ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मुझे इस गाड़ी को रोकना है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, गाड़ी की मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगी इसे रोकने के लिए, मैं ऐसे इसे धक्का लगाऊंगी कि ये रुक जाए। तो जो मोशन है और जो आप फोर्स लगा रहे हो, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो इसकी वजह से जो ये आपके पास साइन आ रहा है, ये आप नेगेटिव आ रहा है, कि आप ये बता रहे हो कि जो आपकी बॉडी की डायरेक्शन की मोशन है वो, और आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, दोनों क्या है, ऑपोजिट इन नेचर, ठीक है? समझ आ गया, ये इजी सा था। देन आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने पहले पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या होते थे, उसमें आप कहते थे कि जो आपके पास एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है? तो इस तरह आपके डिफरेंट मोमेंटम लॉज होते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, ये आइसोलेटेड सिस्टम, ये लिखा हुआ है ना आपके पास, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, ठीक है? आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है, जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। ये लॉ आपको क्या बताता है, ये बताता है कि आपके पास अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या मतलब, ये देखो इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने कंसीडर किया कि आपके पास दो बॉडी थे जिनका मास था m1 और m2, और जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी थी जिसके साथ वो मूव कर रहे थे वो क्या थी, u1 और u2, ठीक है? फर्स्ट केस क्या है,
कि आपके पास 2 बॉडी है, कोई भी आपने कंसीडर कर लिया और उनके मास को रिप्रेजेंट कर लिया m1 और m2 से, ठीक है? और जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे हैं वो थे u1 और u2, ठीक है? एक ये पॉइंट होगा जब इनका कोई ना कोई मोमेंटम होगा, ठीक है? इस पूरे सिस्टम का एक मोमेंटम होगा। मैंने वो कह दिया, लेट्स सपोज वो मोमेंटम p था, ठीक है? फिर ये पहला केस था। दूसरे केस में मैंने कहा कि अब ये दोनों आपस में, इनके बीच में कोलिजन हुई है। ये क्या हुए हैं? टकराए हैं। और उसके बाद जब वो कोलाइड किया है उन्होंने, उसके बाद वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं वो हो गई है आपके पास v1 और v2। एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ, आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। मैंने पहला केस ये कंसीडर किया कि मेरे पास 2 बॉडी थी जिनका मास था m1 और m2। इनिशियली ये कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे? u1 और u2, ठीक है? ये मूव कर रहे हैं, इनके बीच में कोई कोलिजन अभी नहीं हुई है। इस केस में इनकी कोलिजन नहीं हुई है। इस सिस्टम का कोई ना कोई मोमेंटम होगा, ठीक है? उस मोमेंटम को मैंने लेट्स सपोज कह दिया कि वो मोमेंटम इक्वल है p के, ठीक है? फिर मैंने कहा कि एक पॉइंट आया जब इनके बीच में क्या हुई? कोलिजन। m1 और m2 में क्या हुई? ये आपस में कोलाइड हो गए, ठीक है? और कोलिजन के बाद ये जिस इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो मैंने उस वेलोसिटी को कह दिया आफ्टर कोलिजन कि वो हो गई u1 और u2, ठीक है? पहले क्या थी? v1 और v2, फिर मैंने कह दी कि u1 और u2 हो गई। ये वाला कौन सा सिस्टम है? आफ्टर कोलिजन। और मैंने इसके मोमेंटम को कह दिया आफ्टर कोलिजन, जो इसका मोमेंटम है वो क्या हो गया है? q। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि आपके पास जो p होगा वो किसके इक्वल होगा? वो q के इक्वल होगा। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, ठीक है? एक दफा हम इसकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। हालांकि कोलिजन हुई है, कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए था, लेकिन वो चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये देखो, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, जो हमने पी सपोज किया था, वो किसके इक्वल आ रहा है? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है? और अगर मैं इस पे लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकती हूँ। मुझे पता है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है? m इंटू वी। पहले केस में क्या होगा? आपके पास पहले वाली जो बॉडी है उसका m1 है और वेलोसिटी कितनी है? u1 है, ठीक है? दूसरी बॉडी का क्या है? m2 है और वेलोसिटी कितनी है? u2 है। ये आ गया पहले का। इसी तरह इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये है m1 और वेलोसिटी कितनी है? v1। दूसरी बॉडी m2 और वेलोसिटी कितनी है? v2, ठीक है? तो ये आपके पास इक्वेशन उन्होंने लिखी हुई है। तो हमने ये सीखा कि आपका टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का, अगर उसमें पहले कोलिजन नहीं हुई, वो वाला मोमेंटम इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन भी हो रही है तब भी उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ आ रही है बच्चों? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बच्चों। ओके, गुड। तो ये आपके पास एक छोटा सा मोमेंटम का था। अब इसके बाद आपकी है एक वर्क एग्जांपल, वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं वो? ओके बच्चे, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना अगर आपका नेट प्रॉब्लम है तो, ठीक है? अब उन्होंने एक है, इसमें क्या कह रहे हैं? एक गन है जिसका मास क्या है? 8 kg। मैं एक है आपके पास गन, गन और बुलेट है ये, ठीक है? एक गन है और दूसरी क्या है? आपके पास बुलेट है। गन का मास कितना है? 8 kg। मैंने इसे कह दिया m1, किसके इक्वल है? 8 kg के, ठीक है? और बुलेट का मास कितना है? मैंने इसे m2 कह दिया और ये किसके इक्वल है? 40 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर लो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 1000। इसको डिवाइडेड बाय 1000 करो तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04 kg, ठीक है? ये अभी हम, ये जिस तरह हमने पिछले वाले केस में किया था, उसमें क्या था? पहले कोलिजन नहीं हो रही थी, बाद में कोलिजन हो रही थी, ठीक है? इसी तरह इसमें ये होगा कि पहले जब जो आपकी बुलेट है वो गन से नहीं निकली है, और दूसरा सिस्टम वो होगा जब वो निकल गई है, ठीक है? और आपको एक अननोन होगा जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी, बाकी सारे नोन होंगे। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जब भी आपके पास दो चीजों की बात आ जाएगी ना, दो अलग अलग सिस्टम आ जाएंगे, लाइक बुलेट और मास, बुलेट और गन, तो आपको क्या करना होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना होगा, ठीक है?
अच्छा, तो ये हमने सिर्फ अभी मासेस की बात कर दी और वेलोसिटी क्या है इनकी 100 मीटर पर सेकंड। तो आपको उन्होंने बता दी कि जो आपकी बुलेट की वेलोसिटी है वो कितनी है। क्योंकि आपने बुलेट M2 लिया है तो इसकी वेलोसिटी भी आप क्या ले लो V2, ठीक है, मीटर पर सेकंड, जो भी इसकी यूनिट है वो आपने लगा दी। एक ये हो गया। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ व्हील। अब हमें वो बतानी है कि जब उसने कोलिजन कर ली, कोलिजन के बाद जब वो अपनी गन में से बुलेट बाहर निकल आई, रिकॉइल हो गया, तो फिर आपके पास क्या होगा। ठीक है, उस टाइम जो वेलोसिटी होगी गन, वो क्या होगी, मतलब आपको V1 निकालनी है। ठीक है, समझ आई। मैं दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास दो सिस्टम है, एक गन है और एक बुलेट है। गन का मास गिवन है M1 और बुलेट का मास गिवन है M2। जबकि आपके पास क्या है, वेलोसिटी भी गिवन है, किसकी, बुलेट की गिवन है। और आपको वो बोल रहा है कि आफ्टर जो भी कोलिजन वगैरह हुई है उसके बाद वेलोसिटी गन की क्या होगी। क्योंकि आपने इसका मास भी M1 कंसीडर किया है तो इसकी वेलोसिटी भी V1 होगी। तो ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल। कुछ प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपके पास कोलिजन से पहले वाला डेटा नहीं गिवन है तो आप उसको क्या कंसीडर कर लोगे, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको आफ्टर कोलिजन का गिवन है ना डेटा, कि जब आपके पास क्या हुआ था, वो गन से बाहर बुलेट निकल आई थी, वो सब आपको पता है। लेकिन आपको इनिशियल का नहीं पता, तो जो आपको डेटा नहीं गिवन, तो अब आप मुझे एक बात बताओ। एक ये मेरे पास गन है, अभी बुलेट इसके अंदर ही है। ठीक है, अभी बुलेट इस गन से बाहर नहीं निकली, क्या इसकी कोई वेलोसिटी होगी, इनिशियल कोई वेलोसिटी होगी, नहीं। वेलोसिटी तो यही होता है ना, जब आपके पास कोई ना कोई स्पीड होता है, वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड इन वेक्टर, है ना, यही है। लेकिन जब वो यहाँ पे है, वो एक किस्म का भी रेस्ट पोजीशन पे है, तो वेलोसिटी तो उसकी है ही नहीं। समझ आ रहा है बच्चों। ओके, इसलिए जो आपकी ये बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी है, ये आपके पास क्या हो गई है, ये 0 हो गई है। ठीक है, और ये वेलोसिटी हम बुलेट फाइनल और इनिशियल ये सारा हमने देख लिया। अब सिंपल आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो क्या होगा, एक तो आपके पास हो जाएगा ये वाला पार्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू, यही हमने पिछले में ड्राइव किया था ना। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास M1 भी गिवन है, U1 आपके पास क्या है, U1 आपके पास 0 है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। आपके पास M1 है, जी है, M2 है, V2 है, V1 निकल आएगा। अब जल्दी से निकाल के बताओ क्या आ रहा है बच्चों। यही देखो, ये आ रहा है या नहीं। सिंपली इसको आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी, ये वाला पार्ट तो पूरा आपका 0 हो गया है, तो ये हो जाएगा M1 V1 इज इक्वल टू माइनस M2 V2। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको V1 की वैल्यू निकालनी है। M1 को उधर ले जाओ, M2 डिवाइडेड बाय V2 डिवाइडेड बाय M1। तो शॉर्ट फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा। जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट करो और मुझे बताओ कि आंसर यही आ रहा है। हरी अप स्टूडेंट्स। ओके, तो सिंपल क्या था, एक गन और बुलेट ये अक्सर आता होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई ना कोई एग्जांपल देके भी बताना होगा। और कभी कभार वो मेंशन कर देते हैं कि आपको गन और बुलेट की एग्जांपल लेके ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंपली यही वाला सारा है। एक गन और बुलेट है, जब तक आपके पास बुलेट फायर नहीं हुई है गन से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और फिर एक पॉइंट है कि जब वो गन फायर हो गई है, तो उसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, जो भी अननोन था सिंपली आपने उसको फाइंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई मोमेंटम इज कंसिडर इक्वल टू 0 व्हेन अ बॉडी कम टू रेस्ट। जल्दी से मुझे कोई बताए। एनी वन ऑफ यू। मैं आप लोगों के स्पीकर्स खोल देती हूँ। जी बच्चों।
मोमेंटम क्यों 0 होता है जब आपके पास बॉडी रेस्ट पे होती है? मैम इसलिए कि उन पर कोई भी फोर्स अटैक नहीं हो रहा। लेकिन मोमेंटम में तो फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी है। हम लोग ये कहते हैं कि जब फोर्स अप्लाई हो रही है तो कोई ना कोई चेंज आएगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी फाइनल वेलोसिटी में। रेस्ट के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि रेस्ट में अगर बॉडी है तो उसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी कोई नहीं हो रही, ठीक है, उसकी स्पीड पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अभी जो हम लोगों ने ये गन और बुलेट का भी सिस्टम देखा है, इसमें हम लोगों ने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन 0 क्यों ली थी? इसीलिए ली थी ना, क्योंकि जो आपकी बुलेट थी वो रेस्ट पोजीशन पे थी, तो आपका मोमेंटम 0 था। वो मोमेंटम 0 क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि जो आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला है वो मास इनटू वेलोसिटी है। वेलोसिटी तभी आएगी, वेलोसिटी वेक्टर में स्पीड ही की तरह होती है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी तभी आएगी कि जब वो रेस्ट पोजीशन से हटकर कुछ ना कुछ मोशन करेगी। गॉट इट? इसलिए आपके पास रेस्ट पोजीशन में क्या होता है? मोमेंटम 0 होता है। समझ आ रहा है बच्चों? यस मैम। ओके। इसके बाद जो है आपके पास हम ये एक टॉपिक और देख लेते हैं, हमारे पास है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? उसने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और या तो अगर वो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मूव करने का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है, मैं कहती हूँ एक कार है जो इस तरह ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मुझे क्या बताती है? ये स्ट्रेट लाइन मुझे ये बताती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टाइम ले रही हूँ, मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे आपके पास 5 सेकंड है, यहाँ पे आपके पास 10 सेकंड है, और यहाँ पे आपके पास 15 सेकंड्स है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ डिस्टेंस, यहाँ पे है आपके पास 5 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ पे है आपका 10 मीटर का डिस्टेंस, और यहाँ पे है आपका 15 मीटर का डिस्टेंस। यूनिफॉर्म अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसका ये मतलब है कि अगर 5 सेकंड में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो 10 सेकंड्स में कितना करेगी? 10 मीटर का, ठीक है। 15 मिनट में क्या करेगी? 15 मीटर का, ठीक है। तो इस मोशन को कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर या तो बॉडी रेस्ट पे है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगी। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने अगर बुक्स खुली हुई है मेरे बच्चों की, मुझे पता है उन्होंने रफ कॉपीज खोली हुई है और वो साथ साथ सारा नोट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज को रख देते हैं, कोई कार की एग्जांपल ले लो, ठीक है। कार अगर खड़ी हुई है तो वो खड़ी रहेगी, अपनी रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, यहाँ तक के कि मैं उसके पीछे या आगे से कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ना करूं, ठीक है। तो न्यूटन का क्या लॉ था? न्यूटन ने यही कहा था कि जब तक कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो वो उसी मोशन को कंटिन्यू करेगी या रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये तो रेस्ट की एग्जांपल हो गई ना। यूनिफॉर्म मोशन के अगर फॉर एग्जांपल बीच में कोई पत्थर वगैरह आ जाता है, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल चीज आ गई, तो फिर जो गाड़ी है वो डगमगा जाएगी। उसकी मोशन अगर वो सीधा सीधा चल रही थी तो अब उसकी मोशन में फर्क आ जाएगा, तो ये एक्सटर्नली कोई इफेक्ट आ गया। तो बेसिकली न्यूटन का यही लॉ था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्मली मूव करेगी, यहाँ तक के कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करे, ठीक है। इसके बाद आपके पास इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर दिया। क्या था इनर्शिया? हमने पिछली क्लास में भी किया था।